वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर होप फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आर लेसन नंबर 17, द ब्रिटिश राज, और कह सके और फ्रीडम फाइट, फ्रीडम स्ट्रगल्स। हमने आज़ादी के लिए क्या क्या सारे चीज़ किए, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, today we starts. Okay, since historical times, India was known for its wealth and fine goods like silk and cotton, textile and spices. तो कि भाई हिस्टोरिकल टाइम से, पुराने वक्त से भारत जाना जाता था अपनी वेल्थ के लिए। अपनी जो हम लोग कहें तो काफ़ी सारे यहाँ पर भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, और अच्छे खासा गुड के लिए, जो गुड्स मतलब कि चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की, ठीक है, जैसे कि सिल्क है, कॉटन की जो टेक्सटाइल है, स्पाइसिस है, मतलब तीखे मरी मसाले, ये सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था। एंशियंट अपॉर्चुनिटी लाइक ग्रीस, रोम, पेरिस एंड द अरब नेशन हैड ट्रेड विथ इंडिया। जो एंशियंट कंट्रीज थे, और इसमें मीन टू अपॉर्चुनिटी मतलब कंट्रीज थे, जो देश थे, जैसे कि ग्रीस है, रोम है, फिर पेरिसिया एंड द अरब नेशन, जो अरब के देश थे सारे, मतलब अभी यूएई कह सकते हैं, यूनाइटेड अरब इमीरात से, वो सारे अरब नेशंस कहे जाते थे। ट्रेड विथ इंडिया, वो भारत के साथ व्यापार करते थे। और स्पाइसिस एंड सिल्क वेयर हाईली पॉपुलर, हमारे जो स्पाइसिस थे और जो हमारा सिल्क था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉपुलर था। अराउंड द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के मध्य में, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय द सी रूट वॉज वास्को द गामा, पोर्टुगीज who landed at Calicut, present day Kozhikode in Kerala in 1498। तो कि भाई पहला जो यूरोपियन था जो भारत पहुंचने वाला था, मतलब पहुंचा था राउंड लगा के पूरा का पूरा, उसका नाम था वास्को दी गामा। वास्को दी गामा एक पोर्टुगीज था। एक क्या था, वो पोर्टुगीज था। वो लैंडेड एट कालीकट, जो कालीकट के अंतर्गत कालीकट बंदर है, वहाँ पर वो उतरा था। और जो प्रेजेंट डे आज के दिन वो क्या है, कोझिकोड है। ठीक है, वो केरला के अंतर्गत कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। Soon, the Portuguese defeated the Arab traders and took control of a highly profitable spices trade। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरब ट्रेडर्स को हरा दिया, जो अरबिक थे उनको हरा दिया, और हाईली प्रॉफिटेबल स्पाइसेस ट्रेड के अंदर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया। काफ़ी सारी मात्रा में वहाँ पर उनको मुनाफा होने लगा। दे सेटअप अ ट्रेडिंग सेंटर इन कालीकट, कोझिकोड के कालीकट के अंदर उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर डाला। कोची के अंदर, मतलब कहें तो अपना ट्रेडिंग सेंटर, एंड कन्नूर, मतलब कि अभी क्या जो कन्नूर है उसके अंदर भी उन्होंने करा सारा कुछ। फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, पूरी एक दशक के थे, एंजॉयड द मोनोपोली ऑफ द स्पाइसिस ट्रेड एंड अमेज्ड ग्रेट वेल्थ। उन्होंने मोनोपोली रखी और काफ़ी सारी वेल्थ कमाई। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ पोर्टुगीज अट्रैक्ट द अदर यूरोपियंस और टू इंडिया। जो पोर्टुगीज़ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी तो काफ़ी सारे यूरोपियंस को वहाँ पर खींच लाई इंडिया के अंदर। द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टूक नी इंटरेस्ट इन द ट्रेडिंग ऑफ इंडियन गुड्स। तो क्या भाई, जो डच थे, जो फ्रेंच थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी ट्रेडिंग्स के अंदर, गुड्स के अंदर आने लगे। This lead to rivalry and battle among the European, in which eventually the British emerged victorious and powerful। तो eventually क्या हुआ कि भाई जो ये लोग हैं अंदर अंदर फाइट करने लगे, और फिर इसके अंदर सबसे आगे कोई उभर कर निकला तो वो थे ब्रिटिशर्स। विक्ट्रीज के लिए पावरफुल होने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन 1600, 1600 के अंदर ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इन लंदन के अंदर। इट वॉज ग्रुप द सोल टू राइट ट्रेड इन इंडिया बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्वीन के द्वारा, इंग्लैंड की जो रानी है उनके द्वारा इनको पूरा ट्रेड का राइट दिया गया। द कंपनी नीड टू सेटअप गोडाउन्स विच वेयर कॉल्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर उनको फैक्ट्रीज कहा जाता था। इन इंडिया टू स्टोर द ट्रेड गुड्स, जो स्टोर करना है ट्रेड गुड्स को, जो मतलब कि बनाया गया है। The Mughal Emperor Jahangir allowed the British to set up their first factory at Surat in 1680 AD. Thereafter, the British set up trading center in Madras, Calcutta and Bombay and other places in Bihar and Bengal। कि भाई जो मुगल एम्परर था, जो मुगल एम्पायर था,
जहांगीर उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया कि आप अपनी पहली फैक्ट्री डाल सकते हैं सूरत के अंदर सन 1608 के अंदर। देर आफ्टर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मद्रास के अंदर डाली, फिर कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर, बिहार और बंगाल के अंदर भी अपनी पहली कोठी डाली। कोठी कह सकते हैं हम इसे, या फिर अपनी फैक्ट्रीज कह सकते हैं, या फिर अपने गोडाउन्स भी कह सकते हैं। The Britishers built forts and maintained armies with the excuse that they had to protect their factories. उन्होंने क्या किया, फोर्ट बनाने लगा, अपनी खुद की आर्मी बनाने लगे और एक्सक्यूज़ क्या देने लगे कि भाई हमें हमारे फैक्ट्रीज़ की जो है उनकी सेफ्टी के लिए। The Nawab of Bengal Siraj Uddaulah ordered the British to close their forts and operate only as traders. तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ऑर्डर किया ब्रिटिशर्स को कि भाई अपना फोर्ट से वो क्लोज कर दे और ऑपरेट्स ओनली एज अ ट्रेडर्स, और वो सिर्फ ट्रेडर के तौर पर ही काम करे। द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू डू सो इन बैटल ऑफ प्लासी, मतलब ब्रिटिशर्स ने उन्हें मना कर दिया, और जो बैटल ऑफ प्लासी था इन 1757 1757 के अंदर, दे डिफीटेड सिराजुद्दौला अंडर द लीडरशिप ऑफ कर्नल रॉबर्ट क्लेव। देर आफ्टर द ब्रिटिशर्स बिकम अ वेरी पावरफुल, उसके बाद जो अंग्रेज थे वो काफ़ी पावरफुल हो गए। उन्होंने सन 1757 के अंदर ही प्लासी के युद्ध में है ना सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, ओके हाँ। हिस्टोरियन कंसिडर द ईयर 1757 एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जो हिस्टोरियन थे वो कंसिडर कर रहे थे सन 1757 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिटिश एम्पायर का भारत के अंदर। विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल पर्टिकुलरली ओवर द एंटायर कंट्री। पूरे कंट्री के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। After succeeding in Bengal, the British expand their territories by the divide and rule policy. भाई डिवाइड करो और रूल करो, उसी की पॉलिसी के अंतर्गत वो आगे बढ़ते गए। The British took advantage of the disunity amongst the Indian princes। जो उनके अंदर disunity थी, जो एकता नहीं थी, उसका वो ब्रिटिशर्स फ़ायदा उठा रहे थे। They had a well-trained army and were better organized than the Indian princes। जो भारत के राजा थे, भारत के जो नवाब थे, उनसे ज़्यादा अच्छी खासी ट्रेंड आर्मी थी, उनसे बेटर तरीके के उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसी के अंतर्गत वो काम कर रहे थे। They turned one king against another and gradually gained टेरिटरी पावर एंड वेल्थ। मतलब एक को दूसरे के खिलाफ भड़का के वो टेरिटरी अपनी एक्सटेंड करते जाते हैं, पावर वो एक्सटेंड करते हैं और वेल्थ एक्सटेंड करते हैं। Bengal was a very fertile region. By imposing tax on a farmer, the British earn large revenue। जो उनके ऊपर है किसान है, उनके ऊपर बड़ी कर डालकर वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में एक लार्ज रेवेन्यू करने लगे। द फार्मर वेर फोर्स टू ग्रो इंडिगोज यूज्ड एज अ डाइंग मिल क्लॉथ। जो है डाइंग मिल का एक क्लॉथ के तहत इस्तेमाल होता है। एंड सेल इट एज अ लो प्राइस, उनको कम दाम में बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे। दिस मेड द फार्मर वेरी पुअर। इसी की वजह से जो किसान था वो काफ़ी गरीब होने लगा। द इंडियन आर्टिशियंस एंड वेरर्स टू वेयर एक्सप्लॉइट एंड वेयर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स ओनली टू द ब्रिटिश एंड टू एट अ लो प्राइस। जो भारत के अंदर के जो वेवर्स थे, जो भारत के आर्टिस्टियन थे, उन सबको फोर्स किया जाता क्या था, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को अपना गुड्स बेचेंगे और वो भी काफ़ी कम दाम के अंदर ही बेचेंगे। ठीक है। The British collected raw material from India and supplied the same to their industry in England. Finished goods were now sold at a higher price to India as a British good। अब यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, इंग्लैंड के अंदर ले जाते थे, वहाँ पर उनके ऊपर प्रोसेस कर देते थे, वहाँ से फिनिश गुड को फिर से वो इंडिया ले आते थे और हायर प्राइस के ऊपर ब्रिटिश गुड के तहत बेच देते थे। The British adopt unfair policies which annexing the territories of Indian rulers। तो काफ़ी इंडियन रूलर्स को, काफ़ी टेरिटरीज को एनेक्सिंग लगा, उनको नहीं पसंद आने। बाय द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, द डिक्लेयर दैट द स्टेट ऑफ द रूलर हु डू नॉट हैव अ नेचुरल बोर्न हेयर वुड बी एनेक्सिड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, एनेक्स्ड करना पड़ेगा। ठीक है। This policy lead to the annexation of Jhansi and the parts of Maratha kingdoms।
जो मराठा किंगडम का पार्ट था, जो झांसी का पार्ट था, उनको मिलना था। द ब्रिटिश ऑल्सो एनेक्स द किंगडम्स, वो जोड़ाते गए अपने साथ किंगडम्स। द रूलर ऑफ विच दे थॉट वेयर नॉट फिट फॉर रूल्स, वो सोचते थे कि भाई ये रूल्स के लिए फिट नहीं थे, उनको भी अपने साथ ले लेते थे। द नवाब ऑफ अवध वॉज वन ऑफ सच रूलर, उन अवध का जो नवाब था वो भी उसमें से एक था। ही वॉज फोर्स टू सरेंडर हिज ट्रोन, उनको अपना सरेंडर करने के लिए ट्रोन बोला गया। मैनी इंडियन लॉस्ट देयर जॉब्स व्हेन द स्टेट वेयर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, काफ़ी सारे इंडियन से अपनी जॉब लॉस करते थे जब ब्रिटिशर्स उसके ऊपर टेक ओवर करते थे या कंट्रोल करते थे। The ruthless policy of British affected all suspicions of the society section of, सभी जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी ना वो सभी पूरे सेक्शन को, पूरी सोसाइटी को नहीं पसंद थी, वो सभी उनको हेट करते थे, उनके ऊपर इफेक्ट आती थी। द प्रिंसेस, नवाब्स, फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड द वर्कर्स, जो सारे लोग थे उनके ऊपर इफेक्ट बढ़िया आने लगी। This led to widespread of discontentment. The Indian soldiers in the British Army were dissatisfied with the British officers who discriminate against them. तो जो भारत की आर्मी, जो भारतीय फौजी थे जो ब्रिटिश की आर्मी में थे, तो उनको भी वो डिससेटिस्फाइड करने होने लगे, ऑफिसर्स के द्वारा उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा था। ठीक है, This widespread discrimination led to the outbreak of the Sepoy Mutiny. ठीक है, इन 1857 1857 के अंदर एक सिपोई ने ये पूरी जंग छेड़ी। टेंशन वॉज ब्रिंगिंग अमोंग द इंडियन सोल्जर, उनके बीच एक टेंशन होने लगा। दे वेर गिवन सम न्यू राइफल, उनको कोई नई राइफल दी गई थी। द सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रेज्ड एंड्स ऑफ द कार्टिज बिफोर लोडिंग द राइफल्स। भाई जो राइफल जो होती है, जो कार्टिज होती है, मतलब जो गोली होती है, उनके अंत में उनको अपने मुंह से तोड़ के ही फिर लोड कर सकते हैं। Okay, rumors spread that the fat of cows and pigs were used to the grass as the cartilage. This hurt the religious sentiment of both the Hindu and Muslim soldier. Angered them. तो कि भाई उसकी वजह से क्या हुआ, तो कि जो हिंदू का और जो मुस्लिम्स होते हैं उन दोनों की भावना को ठेस पहुंचा। पिग और जो काव की फैट को मिक्स करके ये लोग बना रहे थे। ठीक, आगे मंगल पांडे, अ यंग सोल्जर, अटैक्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर ऑन 29 मार्च 1857। 1857 के अंदर 29 मार्च को मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया था एट द बैरकोपर के कंटेनमेंट के अंदर ही उनके ऊपर हमला कर दिया था। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857 के अंदर। द एंटायर बटालियन ऑफ इंडियन सोल्जर इन अ मेरूट कंटेनमेंट रोज इन अ रिवॉल्ट, तो पूरी की पूरी इंडियन सोल्जर की मेरूट के अंदर कंटेनमेंट में जो रोज़ थी, मतलब वो भी रोज़ में आ गए भाई, उनको भी गुस्सा आने लगा। दे मार्च डू टू दिल्ली, अदर इंडियन सोल्जर एंड थाउजेंड ऑफ कॉमन पीपल जॉइंड देम। द रेनिस्टेडेड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज द राइटफुल रूलर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो है वो एक राइटफुल मुगल एम्परर है। ये सारा कुछ बड़का था, सारा कुछ जो चिंगारी बड़ी अच्छी लगाई थी ये थी मंगल पांडे की वजह से। खैर उनके ऊपर काफ़ी 2 से 3 पिक्चर्स भी बने हैं। Other Indian princes and Nawab joined supported the struggle that began to spread across the northern and central India. काफ़ी सारे नवाब और काफ़ी सारे लोग हैं जुड़ने लगे उनके साथ, जो सपोर्टेड थे, स्ट्रगल करने लगे थे जो उनको अक्रॉस नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोप, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध एंड लिकत अली वेर प्रेमिनेंट अमोंग देम। तो ये सारे के सारे लोग जुड़ने लगे, ये सभी फाइट करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द रिवोल्ट ब्रॉड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स के दौर पर आ गई। द रिवोल्ट हैज़ नाउ कम टू नो दैट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पहली लड़ाई थी इंडिपेंडेंस की। हाउएवर द ब्रिटिश एक्टेड प्रोमिनेंटली वेयर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट, वो सब मानते हैं कि भाई सक्सेसफुली हमने उसे दबा दिया था, उस विरोध को पूरी तरह से।
The rebels were ruthless, killed. The British army were better equipped and better organized than the local rulers. So भाई जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बेटर, मतलब कि हम कहें उनके पास सारे हथियार अच्छे थे, ऑर्गेनाइज अच्छे थे, उनके पास एक बड़ी यूनिटी थी, काफ़ी अच्छे हथियार हो गए थे. Bahadur Shah Zafar was exiled to in Rangoon in Myanmar in 1858. 1858 के अंदर बहादुर शाह जफर म्यांमार चला गया था, रंगून के अंदर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल टू इन ऑफ इंडिया. वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स एंड हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया भारत के ऊपर पूरा. क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया. ठीक है, वो एम्परर ऑफ इंडिया के तौर पर डिक्लेयर कर दी गई क्वीन विक्टोरिया. इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी बन गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ गवर्नर, ओके, जनरल और वाइसरॉय टू द रूल ओवर इंडिया. पूरे भारत के ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के उनको मतलब कि उनकी निमणूक की थी. द रिवोल्ट ऑफ 1857 थॉट नॉट सक्सेसफुल इंस्पायर्ड इंडियंस टू कंटिन्यू द स्ट्रगल एंड फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस. मतलब जो उनका विरोध था, उनकी जो स्ट्रगल थी 1857 से स्टार्ट हुई, जो सक्सेसफुल नहीं हुई, बट काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर करते कि भाई हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें हमारी फ्रीडम के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, एंड फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, हमें हमारी आज़ादी के लिए फाइट करनी पड़ेगी. तो इसी के तहत क्या होने लगा, लोगों ने भाई कहा कि हाँ ठीक है हम करेंगे ये वो, और हमें फिर 1947 के अंदर का तो क्या आज़ादी मिल गई. उसके कितने एग्जैक्टली 80 साल बाद, 80 साल लगे हमें हमारी तरफ से पूरी चीज़ें जानने के लिए. इट्स आई थिंक बिग, आई मीन टू से नहीं 80 भी नहीं, 60 40 40 80 87 90 ईयर्स एग्जैक्टली. वी नीड 90 ईयर्स, 90 साल लगे थे उसके बाद भी. it's a big thing na for whatever big country. Okay, then we complete our lessons here. Thank you so much student have attend this sessions. And after that only 2 lessons left, or says I think around 3 lectures need or 2 lectures need. Whatever happen I will tell you. Okay student, thank you so much student, have a good day and bye bye.